दोस्तों आपका 16 जनवरी को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा है। ओके, तो आप लोग लगातार दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि सर एक बार क्या सुपर फास्ट रिवीजन करा दीजिए। ओके, 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी एक साथ बता दिए कि वीडियो में, ताकि हम क्या है तैयार करके क्या है प्री बोर्ड परीक्षा में भी क्या है तबाही मचा दें। तो 100% यही क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, मैं आपको लगा 50-60 क्वेश्चन बताने वाला हूं एक ही वीडियो में, 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले। ओके, और जी आपके ये प्री बोर्ड के जो लीग में जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं केवल प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, मैंने आपके क्या बोर्ड एग्जाम की भी आपकी तैयारी होगी। ओके, कुछ अलग नहीं रहता है, वही आपका बोर्ड एग्जाम के लिए रहने वाला है। अभी से आप दोस्तों प्री बोर्ड के परीक्षा के नाम पर ही अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की भी है अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ क्या है मुफ्त में नहीं मिलती कि आप क्या है इस प्रकार से आपको बैठे बैठे मिठाई मिल जाए। आपको क्या है टॉपर बनने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्या 2 नंबर वाले प्रश्न पूरे बताते दे दूंगा, फिर इसके बाद 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले। ओके, तो केवल आपको क्या सॉल्यूशन को बताते जाऊंगा कौन कौन आपको पढ़ना है, सॉल्यूशन के साथ तो आपको मिलता ही जाएगा। बाकी चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जब मैंने आपको तैयार करा रहा है। ओके, तो उसमें आपको मैंने एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो समझ कर आप तैयार करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों की हम बात करेंगे कि मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर अवस्थित आवेश को क्या मूल आवेश कहते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम होता है। सिंपल, अगर इलेक्ट्रॉन में जो आवेश उपस्थित रहता है वही हमारा मूल आवेश कहलाता है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गण। ये तो आपको बताया बोर्ड एग्जाम में कब आ चुका है। ओके, तो ये आप जो तैयार कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की भी आपकी तैयारी हो रही है। तो लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको एक बार प्रैक्टिस में आपको करा दे रहा हूँ। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कौन कौन सी विशेषता है। पहला, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये आपको क्या अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है एक इलेक्ट्रॉन पर एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर। तो उच्च विभव की ओर गति करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा पर बल अनुभव करता है। इसके बाद नेक्स्ट समविभव पृष्ठ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। समविभव पृष्ठ तो एकदम रटा होना चाहिए। समविभव पृष्ठ की परिभाषा और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ यानी क्षेत्र हो जाएगा समविभव, जहां समान विभव, ऐसा पृष्ठ जहां समान विभव हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषता पूछी जाती है, विशेषता क्या है कि समविभव पृष्ठ में क्या है प्रत्येक बिंदु पर क्या विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ नाम है जिसके ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। दूसरा है समविभव पृष्ठ किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या कोई विकार नहीं करना पड़ता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट तैयार करके रखना है। इसके बाद संधारित्र की प्लेटों के बीच पर विद्युत भरने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन दिया, ये आपको तैयार करके रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूं उनको तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो बाकी इसके बाद प्री बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है एक बार पूरा वस्तुनिष्ठ का क्या है सुपर फास्ट रिवीजन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए सुपर फास्ट रिवीजन इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए। इस प्रकार से जल्दी मैं आपको लिखा है आपको बता दूंगा ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है अनुवर्ण वेग से आप क्या समझते हैं। तो अनुवर्ण वेग को आपको तैयार कर लेना है। विद्युत सेल किसे कहते हैं उदाहरण से दीजिए, ये आपको तैयार करके रखना है। ओम का नियम आपका सिंपल रहता है। ओके, फिर भी आपको ये पूछ लिया गया है बोर्ड एग्जाम 23 में, तो तैयार करके रखना है आपको। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप है तो इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या है आपका अनुपात एक नियत होता है। तो आपका ओम का नियम है। इसके बाद चालक के प्रतिरोध विशेष, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2020 में आ चुका, 23 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में अंतर आपको क्या तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है तो अच्छे से तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। तैयार करना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर आप वीडियो देख लीजिएगा, सभी आपकी है अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, बस तो आपने लोग लगातार कमेंट करते सुपर फास्ट रिवीजन के लिए प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट ओम के नियम की 2 सीमाएं। तो ओम का नियम की 2 सीमा क्या होती है कि ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है, बाकी चालकों के नहीं। केवल ओम का नियम धातु चालकों के लिए सत्य है। दूसरा है कि यह नियम केवल क्या है नियत ताप पर लागू होता है। इसके बाद किरचॉफ का वोल्टा नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट 22 में आ चुका है। ओके, रिपीट हो सकता है। वोल्टा नियम क्या होता है किरचॉफ का किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों पर बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के समस्त विद्युत भाग बल के बीजीय योग के तुल्य होता है। एक किरचॉफ का वोल्टा नियम है। लेकिन किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, दोनों नियम तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपका क्या काम हो जाएगा, लॉन्ग में पूछे दिया जा सकता है।
ओके अभी दोस्तों हम क्या है, मैं आपको डायरेक्ट सीधे दो नंबर वाले बता रहा हूँ, इसका 3 नंबर पे 4 नंबर इस पर हुए। फिर सदस्य रूप में बायोशेवर का नियम, बायोशेवर का नियम आपको याद रखना है। सदस्य नियम आपका क्या होता है, सदस्य रूप आपको ये होता है। एम्पियर का परिपथ नियम इंपॉर्टेंट है, तो एम्पियर का परिपथ नियम, चुंबकीय क्षेत्र में बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज, अब ये क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 नंबर में एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। लॉरेंज बल एक वाक्य में कई बार आ चुका है। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वही लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। इतना ही हो गया। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ओके, तो 1 एम्पियर में विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप पर के केंद्र पर 10⁻⁷ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है 1 एम्पियर की परिभाषा। तो ये आपके 2 नंबर वाले हो जाते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक तथा अंतिम सिरे नहीं होते हैं। क्यों, तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या हमेशा बंद वक्र में होती है। हमेशा जब वक्र में कोई चीज होती है तो उसका क्या सिरा आप नहीं बता सकते। जैसे गोला है तो गोला में पूछो कौन सा प्रारंभिक सिरा कौन सा अंतिम सिरा, तो नहीं बता सकते। तो वही है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है, हमेशा बंद वक्र के रूप में होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते। तो ये आपको तैयार करके रखना है। फिर 2 चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, ये आपको तैयार करके रखना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक विमीय सूत्र, और इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, इनके 2 गुण, तो ये आपको पढ़ के रखना है। ओके, और इसके बाद आपका है चुंबकत्व के लिए गॉस नियम का कथन और गणितीय रूप। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। सभी आपको तैयार करना है, 2 लाइन का आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, लेंज का नियम तैयार करके रखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उसका विरोध करती है जिससे क्या है स्वयं उत्पन्न हुई है। ये लेंज का नियम आपको तैयार करना है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम होता है, उसे तैयार करके रखना है। तो विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका फैराडे का दूसरा नियम। देखिए फैराडे के 2 नियम है। ओके, लेकिन पेपर में अक्सर 2 नंबर पूछा है, दूसरा नियम अक्सर पूछा जाता है, लेकिन आपको दोनों नियम तैयार कर लीजिएगा फैराडे का। इसके बाद क्या है, चुंबकीय प्रेरण के नियम आपके तैयार करके रखना है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है ये आपको देख लेना है। चुंबकीय फ्लक्स आपका मैन हो गया। फैराडे के आपके 2 नियम है, तो ये दोनों नियम भी दिए हुए एक साथ। ओके, तो ये अभी आपके तैयार करके रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण में अंतर प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कई बार। तो ये आपका स्वप्रेरण का दिया हुआ है। ओके, स्वप्रेरण क्या है, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तन करने पर अगर उसी कुंडली पर क्या है धारा उत्पन्न हो गई तो वह स्वप्रेरण, क्योंकि अपने आप को प्रेरित करना है, यानी स्वप्रेरण। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, जब हम क्या किसी कुंडली पर धारा देते हैं तो उसकी जो बगल में दूसरी जो कुंडली रखी रहती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, वो आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ओके, अब स्वप्रेरण में केवल एक ही कुंडली चाहिए क्योंकि उसी में क्या है, उसी में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ओके, स्वप्रेरण में क्या एक ही कुंडली चाहिए क्योंकि जिसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी में क्या है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि दूसरी इसमें क्या है आपका अन्योन्य प्रेरण में क्या 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। एक में हम विद्युत धारा के परिवर्तन करें तो दूसरे में क्या है दूसरी कुंडली में आपका प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। तो ये आपका 2 पॉइंट आपको पूछे दिया जाए, 2 नंबर में 2 पॉइंट, 3 नंबर में 3 आपको पॉइंट बता देना है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार रखना है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी 23 में आ चुका है, तैयार करके रखिए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग वाले उसी चैप्टर से भी देखिए 2 नंबर में कौन कौन से आपको तैयार कर रहा है। एक्स किरणें कैसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। एक्स किरणों के उपयोग पूछे जाते हैं तो इसका उपयोग क्या शल्य चिकित्सा में किया जाता है। इसका उपयोग परमाणु की विधि संरचना ज्ञात करने किया जाता है। कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों के उनके बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। तो ये क्या है, उनका बढ़ता तरंगदैर्घ्य का क्रम दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, गामा किरणों का स्रोत बताइए और इसका उपयोग लिखिए। गामा किरणें कहां से प्राप्त होती है, तो गामा किरणें परमाणुओं के नाभिक के विघटन के उत्सर्जित होती हैं। उपयोग क्या है, कैंसर और ट्यूमर के निदान में, नाभिक की संरचना के अध्ययन में। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो विस्थापन धारा को तैयार करके रखना है कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, आईडी से व्यक्त करते हैं। तैयार करके लीजिएगा। गामा किरणों के 2 उपयोग तो बता दिए, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो रही है। ओके, आप प्री बोर्ड की बात के साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की मेन हो रही है, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छे से, इसलिए अभी मेहनत कर लीजिए। ओके, जितना हो सके उतना तैयार करिए। ओके, तो आप कहते हैं ज्यादा नहीं सर पूरे क्वेश्चन नहीं हो, जितना हो सके आपके सिलेक्टेड उतने तो मेहनत करिए। ओके, अपनी तरफ से जितना हो सके पूरे आपको मेहनत करना है। तो अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में 2 अंतर आपको तैयार करके रखना है। बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ, जिस हिसाब से लिखना है पेपर में वही आपका पूरा दिया हुआ। ओके, तो किसी माध्यम का वर्तनांक कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो अपवर्तन प्रकाश से घनत्व, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घनत्व पर निर्भर करता है, ये आपका दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा।
इसी के साथ आपको तरंगाग्र किसे कहते हैं, और प्रकाश की विवर्तन और व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के पूछ लीजिएगा सिंपल की प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, ध्रुवण किसे कहते हैं और मेलस का नियम। तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, अब ये आपको अच्छे से समझना चाहते हो चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट मैंने आपको डली हुई पूरी प्लेलिस्ट है। ओके, तो 12th फिजिक्स 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से आपसे है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन को उसमें बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है। इसके आगे देख लेते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, जाकर जरूर देख लीजिए। आपका अध्याय ये आपका 11। ओके, निरोधी और आपका स्तंभ विभव किसे कहते हैं, एम्पियरिज्म 20 और 22 में देखिए सब प्रीवियस पेपर में आए हैं। ओके, रिपीट भी होते रहते हैं, इसलिए अच्छे से आपको तय करना है। डी ब्रोगली तरंग क्या है, डी ब्रोगली तरंग का समीकरण, द्रव्यों के तरंगों की विशेषताएं लिखिए, सभी का सॉल्यूशन भी दिया है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको तपायनिक उत्सर्जन जरूर तैयार कर रखें, तपायनिक उत्सर्जन इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत सेल के दोनों प्रयोग लिखिए। तपायनिक उत्सर्जन हेतु कौन सी धातु के गुण होने चाहिए, ये आपको तैयार करना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की दहली आवृत्ति आपको तैयार करके रखना है, कारफलन याद करके रखना है, एकदम आपके सिलेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के 2 निष्कर्ष आपको देख लेना है। आपको थॉमस के मॉडल की आपको दो दोष देख लेना है, तो तीनों का मॉडल आपको अच्छे से तैयार करके रखना है माइंड में। तीनों के मॉडल होने चाहिए, रदरफोर्ड का मॉडल, ओके, आपका थॉमस का मॉडल और बोर का मॉडल, तीनों का आपको मॉडल होना चाहिए। इनकी दो आपको दोष तैयार करके रखना है, साथ ही इनके 2 निष्कर्ष भी आपको तैयार करके रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ओके, बोर के मॉडल की कमियां आपको देख लेना है, और साथ ही परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज खींचने की उसके चित्र बनाइए। ओके, बोर के मॉडल की अभिक्रियाएं, ये आपको टॉपिक तैयार करके रखना है। परमाणु वाला चैप्टर है। ओके, तो चैप्टर जब मैंने आपको समझाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, तो आप जाकर अच्छे से देखकर समझ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है समस्थानिकों किसे कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक लिखिए। ओके, समभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताइए, ये पूछा जा रहा है। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये आपको तैयार करना है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये क्या है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, उनको ओके उनको समझाइए, आपको तैयार करना है। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन वाला टॉपिक आपसे मतलब पूरा तैयार होना चाहिए, उदाहरण के साथ तैयार होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपका नाभिकीय विखंडन नहीं आपका नाभिकीय संलयन हो जाता है। ओके, तो ये आपका क्या है 3 नंबर लॉन्ग में भी आपका आ सकता है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों मैं आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन जितने भी बताएं, ये आपके 2 नंबर वाले कंप्लीट हो जाते हैं। 2 नंबर में आपको इतने तैयार करके रखने हैं। और लास्ट वाला आपका जो अर्धचालक वाला चैप्टर है, इसके 2 नंबर की बात करें तो पीएन संधि डायोड के बारे में देख लीजिए, दिशकारी आपका क्या होता है। ओके, एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक, इनके बारे में आपको 2 लाइन में समझ के रखना है। तो 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो 2 नंबर वाले मैंने कंप्लीट आपको बता दी, 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले एक साथ में बताते जा रहा हूँ, यानी लॉन्ग वाले जो आपको तैयार करके रखने हैं। सबसे पहले हम क्रम से और चैप्टर वाइज चैप्टर थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में फिट रहे और आप क्या समझ सके कहाँ से क्वेश्चन है। ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना है, जो 4 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, क्लियर मैं आपको बता दूं कौन 4 नंबर की कौन 3 नंबर के लिए आ सकता है। तो विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो अच्छी स्थिति में भी आता है पेपर में, अच्छी स्थिति में कोई एक पूछा जा सकता है। ओके, दोनों आपसे तैयार होने चाहिए। देख लेते हैं, मैं सॉल्यूशन भी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये आपका रहने वाला सॉल्यूशन। बाकी फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। ओके, मैंने आपको जब फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें बेहतरीन तरीके से हमको पूरा समझा भी दिया था। ओके, तो आप क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर देख लीजिएगा, सब आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका ये दिया हुआ, ये मैं आपको अच्छी स्थिति का बता रहा हूँ। विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की अच्छी स्थिति है, उसके मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, और निरक्षी स्थिति में भी आपको तैयार करके रखना है। फिर गॉस का प्रमेय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो गॉस का प्रमेय तैयार करिए, 4 नंबर की महत्वपूर्ण है। ओके, 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो गॉस का प्रमेय 2 नंबर में गॉस का प्रमेय बस केवल आ सकता है, तो इतना आपको लिख लेना है। पर इस बार अगर आता है पूरा सिद्ध करने के लिए कि गॉस का प्रमेय निगमित कीजिए, प्रीवियस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओके, मैं तो अब आपको केवल आंसर दिखा रहा हूँ। ओके, इन बार लॉन्ग क्वेश्चन को बार बार समझाना मुश्किल पड़ जाता है। ओके, इसलिए आप क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको आराम से समझाया बेहतरीन तरीके से, जाकर जो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट, गॉस का प्रमेय आपका निकल आती है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करके रखना है संधारित्र किसे कहते हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। ओके, कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका बताया जा रहा है संधारित्र किसे कहते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक का व्युत्पत्ति कीजिए, निगमित कीजिए, इस प्रकार से आएगा। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपका व्यंजक, तो ये आपको तैयार करके रखना है। ओके, और इससे पहले मैंने आपको कहा 4 अंक की वाली एक महत्वपूर्ण प्रश्न की आपको वीडियो भी डाली थी, किसी कौन कौन सिलेक्टेड है उन्हें तैयार कर लीजिएगा, वहां से आपके 16 नंबर जरूर पक्का हो जाएंगे।
ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में पूरा दिया हुआ। अब इनको ऐसा देखेंगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बाकी अगर पास है नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं। समझ के अच्छे से तैयार करना चाहते हैं क्योंकि समझना ही पड़ेगा लॉन्ग वाले सभी क्वेश्चन को, तो फिर आपको क्या है क्रम से आप देख लीजिएगा, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट कुछ 12th फिजिक्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका क्या है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, धारिता का देख लीजिएगा, धारिता का कहलाता है और फिर उसके क्या है प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण देख लिए, तीनों 4 नंबर वाले एक साथ बताते जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कौन सा 3 नंबर के लिए कौन 4 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अनुवन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, तो ये मेरी लैंग्वेज है, इसमें आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा अगर तैयार कर रहे हैं। तो ये आपका दिया पहले अनुवन वेग के बारे में बताया जा रहा है 2 लाइन में, अनुवन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो पेपर में आपको क्या है अनुवन वेग धारा घनत्व संबंध आ सकता है या फिर धारा अनुवन वेग में संबंध, दोनों टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आपका रहने वही वाला है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है, ये पूरा इसमें आपको बताया जा रहा है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, तो यही आपका धारा अनुवेग में संबंध है। अगर धारा अनुवेग में संबंध आता है तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार क्या धारा घनत्व और अनुवेग में आ जाता है, तो धारा घनत्व तक और अनुवेग में आता है, फिर आपको कंप्लीट यहाँ तक करना पड़ेगा। तो ये जे क्या है, जे आपका क्या है धारा घनत्व। ओके, जे बराबर क्या होता है I/A होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। धारा घनत्व और अनुवेग में संबंध पूछा जा रहा है, धारा अनुवेग उसमें आता है तो फिर यहाँ तक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या सेल के विद्युत वाहक बल और सेल के टर्मिनल विभवांतर में अंतर, मतलब विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आपको तय करना है। तो ये आपका दिया हुआ है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और संबंध में आपको प्रतिरोध में संबंध बताना है। 19 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। ओके, लेकिन अभी आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आ चुका है, तो 25 में कम चांस है, लेकिन एक बार आपको जरूर देख के रखना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, किरचॉफ के नियम लिखिए और समझाइए। ये क्वेश्चन आपका रहेगा किरचॉफ के नियम। तो देखिए किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम द्वितीय नियम, दोनों नियम को तैयार करके रखना है। ओके, 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम लिखने के लिए। ओके, तो शॉर्ट में आप थोड़ा बता सकते हो। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, ये तो मैंने आपको केवल आपको क्या है यहाँ विकल्प आता है, ऐसा आता है कि आवेश किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण के नियम पर क्या आधारित होता है, अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, इसे संधि का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको मेन नियम आपका इतना है, ये आपका नियम है और ये आपका दिया, ये आपका नियम हो जाए, तो ये इतना समझाने के लिए दिया है, एग्जांपल के साथ यहाँ समझाया जाए, मतलब ये यहाँ समझाया जा रहा है, ये नियम है। तो आपको क्या कर सकते हैं, ओके, ये नियम तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, ये प्रथम नियम इतना है। ओके, और ये समझाने की दृष्टि से बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको किरचॉफ का ये दूसरा नियम है, ये द्वितीय नियम हो जाता है। ओके, फिर समझाने के लिए यहाँ बताया जा रहा है, तो द्वितीय नियम आपका इतना है। ओके, तो नियम आपको एकदम रटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह करके आपको रखना है। किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके बाद 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बीच-स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो बीच-स्टोन सेतु का सिद्धांत आपका दिया हुआ है। ओके, सूत्र का नियमन, ये सिद्धांत बस आ सकता है पेपर में कई बार, तो सिद्धांत केवल इतना है। ओके, सिद्धांत आपका इतना है और ये आपका डायग्राम रहने वाला है। अगर सूत्र निकालने के लिए आता है कि स्थापना कीजिए। ओके, जैसे आपका जो सिद्धांत क्या है P/Q = R/S, ये आपका मेन बीच-स्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके, तो यहाँ पे आपको इसे निगमित करने के लिए आ सकता है, तो किस प्रकार करेंगे तो वो भी आपका दिया हुआ है। लैंग्वेज दिया हुआ है, लैंग्वेज तो ये थोड़ी बहुत कम आप कर सकते हैं। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ। बाकी आप चाहते हैं कि इस अच्छे से मैं इसको समझ जाऊं कैसे इसको क्या करना है, तो आप क्या चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में देख लीजिएगा। आगे दोस्तों 4 नंबर के लिए, 4 नंबर की ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है स्वपेरकत्व किसे कहते हैं। एक परिनालिका के स्वपेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसके मान पर कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो ये आपको से तैयार करना है। चलिए ओके, मैं अपनी लैंग्वेज दिखाता हूँ लिखना किस प्रकार से है। तो ये एक लंबी परिनालिका के स्वपेरकत्व के, तो ये आपका पूरा इस प्रकार से रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको पूरे से निगमित करना है। 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके आगे इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है, इसका व्यंजक आ जाता है। साथ ही यहाँ पूछा जाता है परिनालिका के स्वपेरकत्व को मतलब किसी कारक पर डिपेंड है या इसके मान को कौन कौन से कारक क्या प्रभावित करते हैं। तो ये कौन कौन से दिए हुए फॉर्मूले के माध्यम समझ सकते हैं। म्यू आ रहा है यानी परिनालिका की की चुंबकशीलता म्यू है। साथ ही आपका क्या है एन क्या है फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या पर भी किस प्रकार से डिपेंड है वो बताया जा रहा है। इसके साथ ही क्या है ए है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और परिनालिका की लंबाई एल पर भी निर्भर करता है स्वपेरकत्व। इसके बाद 4 नंबर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एलसीआर परिपथ वाला क्वेश्चन इस बार से आएगा। एलसीआर परिपथ के लिए आपको क्या है ये ओके प्रेरक संधारित्र प्रतिरोध जोड़ा यानी एलसीआर परिपथ के लिए आपको क्या है परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा, कलांतर तथा आपको क्या है धारा का मान। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आए, 24 में क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको तैयार करके रखना है।
इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, समझना चाहते हैं तो समझा ही चुका हूँ मैं। कहेंगे तो मैं आपको एक 4 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है मैं आपको क्या है अलग अलग एक वीडियो लाऊंगा, उसमें फिर एक बार रिवीजन करा दूंगा। तो बस आपको क्या कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो यहाँ आपका निकाले जा रहा है क्रम से परिणामी वोल्टा। इसके बाद क्या है परिपथ की प्रतिबाधा भी कहा गया, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकाला गया है। फिर क्या है कलांतर, ओके, तो कलांतर निकाला गया, धारा और वोल्टेज के मध्य जो आपका कलांतर है उसको भी निकाला गया है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पीडीएफ मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सभी के पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, ओके, बोर्ड एग्जाम आपका आ रहा है तो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरा मॉडल पेपर आपको दिया जाए 4 से 5 सेट, मतलब कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 489 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा कम समय में। दोस्तों आप क्या अच्छी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आपका ये लॉन्ग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, ट्रांसफर वाला क्वेश्चन। ट्रांसफर का पूरा आपको तैयार करके रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ट्रांसफर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंदर करिए, नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणाम, अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के ट्रांसफर में ऊर्जा क्षय। पहले ट्रांसफर में क्या है बताया जा रहा है, ट्रांसफर के प्रकार 2 प्रकार, उच्चाई ट्रांसफर, अपचाई ट्रांसफर होता है। और फिर ये डायग्राम सीख लीजिए। संरचना तो आपका ट्रांसफर का क्वेश्चन आएगा तो चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये 2 आपको चित्र दिए हैं, ओके, एक ही सेम ही चित्र रहने वाला है। ओके, यहाँ तो जो उच्चाई और अपचाई ट्रांसफर किस तरह से डिपेंड करता है, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। ओके, जो आपका अपचाई ट्रांसफर होता है इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या फेरों की संख्या आपको अधिक दिखा देनी है, द्वितीय कुंडली में कम दिखानी है। और उच्चाई ट्रांसफर में प्राथमिक कुंडली में कम आपकी कुंडलियां होती है, ओके, जबकि द्वितीय कुंडली में क्या फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसके बाद कार्यविधि दी, लेकिन कार्यविधि कम ही पूछा जाता है, तो कार्यविधि आप इसके पर लेकिन समझने के उद्देश्य दिया हुआ है। फिर सिद्धांत आता पूछा जाता है, तो सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, लिखना किस प्रकार से सेम आपका दिया हुआ। ओके, इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ। ओके, काफी ज्यादा मेहनत लग रही सुपर आपका फास्ट डिवीजन कराने में। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का क्या कंप्लीट सुपर फास्ट डिवीजन चाहिए कमेंट से आप दोस्तों जरूर बताइएगा। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है एसी जनरेटर, ओके, इसे क्या है डायनेमो बोलते हैं। ओके, तो एसी जनरेटर का है या डायनेमो का है, एसी जनरेटर का है, एक ही बात है। इसको आपको तैयार करके रखना है, जिसमें सिद्धांत नामांकित चित्र और आपको संरचना कार्यविधि, ये क्वेश्चन आता है 20 में आ चुका, 22 में आता है। इसके आने के चांस ज्यादा है, ओके, क्योंकि अभी तक ये अब नहीं है, 23 24 में नहीं है, 25 में आपका आ सकता है, एकदम रटा होना चाहिए। एसी जनरेटर क्या है ये बताया जा रहा है। सिद्धांत पेपर में जिस हिसाब से जिस लैंग्वेज में लिखना है, जितना शब्दों में लिखना है उस हिसाब से मैंने दिया हुआ, ओके, उस हिसाब से तैयार किया है। फिर चित्र बनाना पड़ता तो ये चित्र दिया हुआ है, ओके, तो और अच्छे से आप देख लीजिएगा। फिर इसका संरचना क्या है, तो संरचना आपकी ये दी हुई है, सिद्धांत नामांकित चित्र संरचना पूरा आपका सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या है कार्यविधि को बताया जा रहा है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है और इसकी शर्तें, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिया है, इसकी शर्तें, तो ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है तारे टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। ओके, एक बार नॉर्मल पढ़ लेते हैं तो आपको समझ लेते हैं, सिंपल में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तैयार करके आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर तैयार कर लेना है। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है हाइगेन की द्वितीयक तरंगी और सिद्धांत। तो ये आपका दिया है हाइगेन की द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत, तो इसे देख लेना है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, 2 नंबर के लिए नॉर्मल पूछा जा सकता है। प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें बहुत सारी दी है, कभी 2 तो आपको माइंड में रखना है, 2 नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दोस्तों आपको प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, जो आपके ये बहुत ज्यादा सिलेक्टेड यहाँ से आपका आना फिक्स रहता है एक क्वेश्चन। ओके, पहले तो आपको उत्तर लेंस के लिए सूत्र है होता है। ओके, इसको आपको क्या सिद्ध करना देख लें, तो उत्तर लेंस के लिए आपको ये तैयार करके रखना है। तो ये तो आपको देखिए देखने से कुछ आपको समझ में ज्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसे पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। ओके, तो अगर आपने क्या है चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देखिए, आपका अध्याय 9 का प्रश्न। ओके, अध्याय 9 से आपके 4 नंबर क्वेश्चन आना है, तो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिन्हें तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही है, तो आपका फिक्स हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आपको लेंस निर्माता सूत्र तैयार करके रखना है। 23 में आया तो 25 में आपका आ सकता है। ओके, लेंस निर्माता सूत्र ये दिया हुआ है पूरा, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, सूत्र का निगमन किस प्रकार से किया जाता है, ये काफी ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहते हैं। ओके, और ये पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड है। इन्हें तो पहले आपको अच्छे से 2 से 3 बार आपको समझ लेना है, फिर इनको क्या है आपको लगाते रहना है, लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपसे ये अच्छे से बनने लगेगा। लेंस निर्माता सूत्र हो जाता है। सभी मैंने आपको समझाया, अध्याय 9 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देख लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, प्रिज्म का जो अपवर्तनांक वाला ये सूत्र है, इसको आपको तैयार करके रखना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 23 में वाले तो आपको तैयार करना है। ये आपका डायग्राम रहने वाला है इसका। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक देख लेते हैं किस प्रकार से रहेगा। ये थ्योरी दी हुई है। इसके आगे दोस्तों आपका ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अब देखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आया कैसा क्या लिखना है। ओके, बाकी समझ लीजिएगा एक बार आप जरूर, तो आपसे बनने लगेगा। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए अब लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2024 में आ चुका है, तो अब आपके लिए 25 में आने में कम चांस है। लेकिन आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है और एक आपका होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल वाला आ चुका है आपका जब 2024 में, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ सरल सूक्ष्मदर्शी का व्यंजक में आवर्धन क्षमता निकालना। अब ये आपका दिया हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए प्रतिबंध का आपको क्या बनाना है, नामांकित चित्र। फिर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निर्मित करना है। 2 कंडीशन होती है आपकी, जब प्रतिबंध स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबंध अनुपंत हो। ओके, तो ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है, फिर इसकी आवर्धन क्षमता बताई जा रही है। डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला है। फिर आपको क्या है, आवर्धन क्षमता निकालना है, तो फॉर्मूला बताया जा रहा है। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे कंप्लीट आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, आपका कंडीशन है आपकी। ओके, प्रत्येक पहले तो है कि जब प्रतिबंध स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर हो, ओके, तब के लिए आपका ये निकाला जा रहा है आवर्धन क्षमता। इसके बाद दूसरा आपकी कंडीशन है जब प्रतिबंध अनंत पर हो, तब के लिए। ओके, तो इस बार हमारे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले 14वें चैप्टर से आपकी लॉन्ग में अगर पूछा जाता है, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन है जो आपको एकदम तैयार होने चाहिए। पहला तो आपको क्या होना चाहिए, देखिए जो पीएन संधि डायोड होता है इसकी 2 होती हैं। ओके, तो आपका दृष्टिकारी मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक अर्धतरंग दृष्टिकारी, एक मूल दृष्टिकारी। तो दोनों को तैयार करके रखिएगा। पेपर में कोई एक आएगा, आपका अर्धतरंग दृष्टिकारी पूछ लिया जाए या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछ लिया जाए, दोनों तैयार करके रखिएगा। इस बार से क्वेश्चन आता है पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी का आपको बताना है, जिसमें आपको डायग्राम रहता है। ओके, और फिर इसकी कार्यविधि आपको रहती है। तो ये आपको देखो डायग्राम क्वेश्चन इस बार से विद्युत परिपथ बनाइए, मतलब डायग्राम बनाना है, कार्यविधि लिखना है, निवेशी और निर्गत सिग्नल तरंग बताना। तो ये तो आपका डायग्राम आपको इस बार से रहने वाला है। ये सबसे पहले हम देख रहे हैं अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए। ओके, और संरचना इस बार से रहने वाली। अब ये मैंने चैप्टर समझाया नहीं है, बाकी मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, तब इसको मैंने अच्छे समझाया था। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, जो एमपी बोर्ड ने जारी किया है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपका बनावट दी है, संरचना दी हुई है। इसके बाद दोस्तों इसकी कार्यविधि आपकी दी हुई है, पूरा ये आपको समझना पड़ेगा। फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ निवेशी और निर्गत का सिग्नल तरंग भी पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आपका रहने वाला है निवेशी और निर्गत का सिग्नल तरंग रूप। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी किस प्रकार से रहने वाला, तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का डायग्राम ये रहने वाला है आपका। संरचना इस प्रकार से आपकी रहने वाली है, तो इसे देख लीजिए। पेपर में मैंने आपका क्या कार्यविधि पूछी, संरचना नहीं आता लिखने के लिए, तो संरचना तो केवल समझने के लिए। मैंने आपका डायग्राम रहता है, कार्यविधि रहता है, निवेशी निर्गत का सिग्नल बनाने के लिए आता है। ये दोस्तों आपकी क्या है, कार्यविधि दी हुई है, और फिर निवेशी और निर्गत का आपका सिग्नल दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब एक आपका डायोड वाला क्वेश्चन होता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ओके, तो पीएन जो संधि डायोड होती है, ओके, तो इसमें अग्रमनीति होती है, एक पश्चमनीति होती है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ आपका दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है। पीएन संधि डायोड के क्या है और पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति पश्चमनीति लिखिए। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिख दिया। 2 नंबर में केवल पीएन संधि आ सकता है, तो ये आपको तैयार होना चाहिए 2 नंबर के हिसाब से। ओके, आगे अक्षय परत भी आ सकता है, रोधिका या प्राचीर विवाह आ सकता है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके। ओके, अब जो आपका 4 नंबर के महत्वपूर्ण पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति, तो अग्रमनीति ये डायग्राम दिया है, पहले समझाया जा रहा है पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति क्या है, फिर उसका डायग्राम, फिर उसकी कार्यविधि। इसमें तो कार्यविधि रहता है और डायग्राम रहता है। ये पूरा आपको समझ के रखना है, तो फिर आप बहुत अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, बिना समझे इन सबके आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, उनका काम नहीं होने वाला है। इसके बाद दोस्तों पीएन संधि डायोड की पश्चमनीति दी है। पेपर में ये दोनों एक साथ क्वेश्चन आते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्धतरंग दृष्टिकारी एक साथ नहीं आते, अलग अलग आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो आपको एक साथ पूछ लिया जाता है। पीएन संधि डायोड की अग्रमनीति पश्चमनीति को कार्यविधि समझाइए। तो डायग्राम दोनों के आपको सीख लेना है। कार्यविधि का है थोड़ा और शॉर्ट आप कर सकते हो। जब पूरा समझ लेंगे तो फिर आपको समझ आ जाए मुझे किस प्रकार से शॉर्ट करना है, किस प्रकार से 3 से 4 लाइन में चीजों को समझाना। ओके, ये तो समझाने की दृष्टि मैंने पूरा याद दिया हुआ है। इस बार से मैंने कंप्लीट आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा दिया, पूरे आपको क्या क्वेश्चन बता दिए हैं। ओके, जितना ज्यादा हो सके सभी अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन में तो आपको समझना पड़ेगा, तो आप क्या है जो मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट में जब समझाए हैं, तो वीडियो देख लीजिएगा, तो वहां से जाकर लॉन्ग वाले आप समझ लीजिएगा। ओके, बाकी शॉर्ट वाले तो आप क्या है इस बार से तैयार कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के 90 39 53 40 89 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, तो आपके कंप्लीट आपको क्या है पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। पूरा नोट्स रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा ऑल चैप्टर का, साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा,
कई प्रकार के मॉडल पेपर से आपकी क्या प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ओके, तो कोर्स को जरूर जान के रखिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।